नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नई पॉडकास्ट की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूजा है और मैं आप सब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग विषयों पे चर्चा करने जा रही हूँ। आप सब के लिए सार्वजनिक नीति, डिजिटल टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन इंटरेस्टिंग विषयों पर हम आगे चलकर बात करेंगे और हमारी यही कोशिश है कि ये सब मुश्किल जो टॉपिक्स हैं वो आपको आसान शब्दों में हम समझा सकें। आज का पॉडकास्ट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में होने वाला है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर अंत तक देखिए। हमारे साथ स्टूडियो में आज स्वागत कीजिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट का, विंग कमांडर प्रदीप वलसंकर। प्रदीप जी का परिचय थोड़ा सा आपको मैं दे दूं। प्रदीप जी 20 साल से ज़्यादा भारतीय वायुसेना में थे और वो भारतीय वायुसेना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट का नेतृत्व करते थे और एक एयरबेस में भी स्टेशन थे। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, मुझे इस पॉडकास्ट पे आमंत्रित करने के लिए। प्रदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमें ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या है, इनको आसान शब्दों में बताइए और कैसे इसको ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया। पूजा, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कहानी आज से करीबन 80 साल पहले शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब जर्मनी के एयरक्राफ्ट जर्मनी से निकलते थे और बैटल ऑफ ब्रिटेन के दौरान लंदन के ऊपर और लंदन के आसपास के इलाकों में आके बहुत ज़बरदस्त बमबारी करते थे और ब्रिटेन का उसमें बहुत नुकसान होता था। अब कितने जहाज जर्मनी से निकले, वो किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, किस स्पीड पे आ रहे हैं, इसका पता चलाना सिर्फ एक ही तरह मुमकिन था उस वक़्त कि इंग्लिश चैनल जो था वहाँ पे दूरबीन लगा के एयरमैन बैठे रहते थे और देखते थे कि किस डायरेक्शन से कब जहाज आएंगे, और जैसे उनको वो जहाज दिखते थे वो वॉकी टॉकी के थ्रू अपने एयर डिफेंस कमांड को वो बताते थे। पर जब तक उन्हें वो जहाज दिखें और वो एयर डिफेंस कमांड को बताएं, तब तक तो देर हो चुकी होती थी। तब तक तो बम मार के चला जाता होगा। तब तक वो जहाज लंदन तक आ गए होते थे। अच्छा, इसलिए उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल था। पर 43-44 आते आते जर्मन बॉम्बर्स को ये लगने लगा कि जब तक वो इंग्लैंड पर पहुंचते हैं तब तक तो ब्रिटेन के स्पिटफायर्स, जो उनके मेन लड़ाकू विमान थे, वो ऑलरेडी एयरबॉर्न हो चुके होते थे और उनको पता होता था कि किस डायरेक्शन से जर्मनी के जहाज आ रहे हैं, कितने जहाज आ रहे हैं, किस स्पीड पे आ रहे हैं, ये सब उनको पता होता था। और स्पिटफायर्स अपनी गन्स लेके उनके लिए तैयार रहते थे और इसकी वजह से जर्मनी को बहुत भारी नुकसान होने लगा। तब जर्मनी ने सोचा कि इनको कैसे पता चलता है कि हम कब और कहाँ से और कितने लोग आ रहे हैं। तब उनको पता चला कि इंग्लैंड ने सबसे पहला रेडार का शोध लगा लिया था। और रेडार जो टेक्नोलॉजी है, ये एक अंग्रेज़ी में एक्रोनिम है, इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो वेव, जो कि आज मैं और आप अपने सेलफोन को इस्तेमाल करने में जिसका उपयोग होता है, उसी तरह की रेडियो वेव आकाश में ट्रांसमिट की जाती थी और वो किसी भी मेटलिक ऑब्जेक्ट जैसे जहाज है उसको लगते ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी उससे। मतलब वो वापस आती है। वो वापस आती है और उस वापस आई हुई वेव को पिकअप करने से ये पता चलता था कि किस डायरेक्शन से जहाज आ रहे हैं, कितनी दूरी पर हैं और किस स्पीड पे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जब ये पता चल जाता था तो इंग्लैंड अपने लड़ाकू विमानों को, जो स्पिटफायर थे, उनको तैनात कर देती थी और स्पिटफायर बिल्कुल प्रॉपरली आकाश में तैयार रहते थे जर्मन रेड्स को रिसीव करने के लिए। इस तरह रेडार का शोध लगा। सबसे पहला रेडार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ और इसकी वजह से इंग्लैंड को बहुत फ़ायदा हुआ और उन्होंने जर्मन रेड, यदि 100 जहाज़ों की आती थी तो 20-25 से ज़्यादा जहाज़ वापस नहीं जा पाते थे। तो इतना नुकसान होने लगा जर्मनी को।
तो जर्मनी ने को पता चल गया कि ये तो इन्होंने नया रेडार का इन्वेंशन किया है। जर्मनी में भी इसी तरह के इन्वेंशंस और रिसर्च चल रही थी। तो जर्मनी ने इसका तोड़ निकालने की सोची और उन्होंने इसका एक बहुत ही सिंपल तोड़ निकाला। एक दूसरी डायरेक्शन में अकेला जहाज जाता था और एक हाइट से लाखों मेटलिक लीव्स जिसे बोलते हैं, मेटल के पत्ते, वो ड्रॉप करते थे। अब ये जहाज के साथ साथ ये मेटलिक लीव्स भी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को वापस भेजती थी और ऐसे लगता था कि उस डायरेक्शन से हजारों जहाज आ रहे हैं। अच्छा। तो जो रेडार का स्कोप होता था वो बड़ा क्लटर हो जाता था। उसके मतलब ऊपर रेडार को कंफ्यूज करने की ये एक नई टेक्निक निकाली गई और इसे नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेशर और ECM। तो ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिकी वॉरफेयर का ये शुरुआत हो रही थी। पहले रेडार बना जिससे कि दुश्मन के जहाज़ों का पता चलने लगा। फिर इस रेडार को कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेशर का निर्माण हुआ जिससे कि रेडार को कंफ्यूज किया जा सके। अब इंग्लैंड को भी पता चल गया कि जर्मनी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रही है हमारे रेडार्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो उन्होंने इसके ऊपर तोड़ सोचा और इसका एक बहुत ही सिंपल तोड़ ये निकला कि जो मेटलिक लीव्स ड्रॉप की जाती थी वो तो जहाज नहीं थे, वो तो धीरे 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 नीचे आते जाते थे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक जिसे प्रोग्राम लिखा गया जिसके तहत जो चीज़ें धीरे धीरे आकाश में चल रही थी और वो एरोप्लेन नहीं हो सकती थी, विमान नहीं हो सकती थी, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो मतलब जो विमान की गति से नहीं चल रहा वो विमान नहीं, तो इस तरीके से थोड़ी बुद्धि यूज करके उसको अलग अलग पार्ट से समझा गया। बिल्कुल, क्योंकि विमान जो है वो एक गति से नीचे यदि उड़े तो वो उड़ नहीं सकता, वो गिर जाएगा। विमान को अपना एरोडायनेमिक्स अफ्लोट रखने के लिए एक कम से कम गति से उड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो मेटल लीव्स थी वो तो बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही होती थी। तो एक प्रोग्राम लिखा गया जिसके तहत जो भी चीज़ विमान की गति से कम थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया और उसकी वजह से सिर्फ विमान ही रेडार में दिखाई देते थे और इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, क्योंकि जो रेडार को बेवकूफ़ बनाने के लिए मेशर्स यूज़ हो रहे थे उसको काउंटर किया गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक की जो वॉरफेयर था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, उसकी उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे ये बढ़ने लगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इसमें बहुत जल्दी से इसमें प्रोग्रेस हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से फिर आगे बढ़कर उसको लेज़र टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया। लेज़र टेक्नोलॉजी से ग्राउंड बेस्ड जितने टारगेट्स थे उनको उन पे निशाना साधा गया और लेज़र बीम जो होती थी उसके ऊपर लेज़र बॉम्ब्स को यूज़ करके पिन पॉइंटेडली ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स के ऊपर उन बॉम्ब्स को मारा गया। उससे इन बॉम्ब्स की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेज़र टेक्नोलॉजी के बाद स्पेस टेक्नोलॉजी आई। स्पेस टेक्नोलॉजी में फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बने। हम इस सब के बारे में धीरे धीरे इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, जो कि आज हम कार चलाते हुए मैप में भी देखते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया गया। हर टारगेट का GPS कोऑर्डिनेट्स एक मिसाइल में, एक बॉम्ब में इंटीग्रेट किया गया, जिसकी वजह से वो मिसाइल पिन पॉइंटेडली ज़मीन पे उसी जगह पे जाके वो बॉम्ब होगा और उसकी वजह से टारगेट्स बहुत एक्यूरेटली हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो हम गूगल मैप में जैसे जगह ढूंढने के लिए एक्यूरेटली देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर है, इसी तरह ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी
डाल दिए गए हैं, ये सब उसमें आविष्कार कर दिया गया है, जिससे आपको जहाँ टारगेट करना है वहाँ बॉम्ब और या मिसाइल सीधा जाके वहाँ पहुँच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज पृथ्वी के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है वो उसको एक एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है उस पॉइंट का, ये हम पता कर सकते हैं। और उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम किसी भी मिसाइल में यदि हम डाल दें तो वो मिसाइल एग्जैक्टली उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे जाके डिलीवर होगा। तो बताइए कि ये ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका तो हर चीज़ में उपयोग हुआ होगा, फिर इसके बिना तो वॉर जीतना पॉसिबल ही नहीं लग रहा। जी, तो ऑप सिंदूर को समझने के लिए इन सब इलेक्ट्रॉनिक कंडीशंस को किस तरह इस्तेमाल किया ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ऑप सिंदूर को हम 3 भागों में 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हिस्सा वो था जब इंडिया ने 9 जो टेररिस्ट साइट्स थी उनको निशाना बनाया, उसमें वेपन्स का यूज़ हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। जब हमने इन 9 साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से, तो तब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया अपने ड्रोन से, अपने मिसाइल से, अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल से और अपने जहाज़ों से। उस हमले को हमने किस तरह डिफेंड किया, उसके अगेंस्ट हमने क्या क्या वेपन यूज़ किए, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, ये दूसरा भाग है। और एक बार हमने वो सक्सेसफुली अचीव कर लिया, उसके बाद हमने तीसरे फेज में उनके रेडार साइट्स और रनवे के ऊपर अपनी मिसाइल से अटैक किया, वो तीसरा भाग था। तो हम तीनों भागों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला भाग हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इनकी 9 टेररिस्ट साइट्स थी, इसको हमने किस तरह टारगेट किया। अब ये जो साइट्स हैं पूजा, ये आज नहीं, पिछले 25-30 सालों से पूरी दुनिया को ये साइट्स पता हैं। आप फॉर एग्जांपल लीजिए मुरीद के जो है, ये आप किसी भी दुनिया की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को पूछ लें, सबको पता है कि ये लश्कर तैयबा और जमात-उद-दावा का हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पे हर तरह की टेररिस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये हमको भी पता है और वेस्टर्न सब इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बारे में पता है। तो इसको स्ट्राइक करने के लिए हमने एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें कि हमारे जहाज उड़े और उस पर ये इस तरह के मिसाइल्स लेके उड़े, उसमें हैमर और स्कैल्प टाइप के एयर टू ग्राउंड डेजिग्नेटेड वेपन्स थे और विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, पाकिस्तान में जाए बिना अपने ही भारतवर्ष की सीमा रेखा के अंदर रहते हुए ये मिसाइल्स दागे गए। और इसमें जैसे हमने पहले बात की थी कि इसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स डाले गए थे मुरीद के जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे उसके, और ये बहुत सक्सेसफुली जाके एग्जैक्टली मुरीद के उन्हीं ट्रेनिंग सेंटर पे गिरे और उनको पूरी तरह से उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस आज पब्लिक डोमेन में दिखते हैं, जहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बिल्कुल सेंटर में वो मिसाइल जाके गिरा है और उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो यहाँ हमें कुछ ये समझाइए कि वो लोग क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए इनको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, दोनों ही चीज़ें, चाहे वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हों या ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स हों, हमने पाकिस्तान के जितने रेडार्स थे, वेपन सिस्टम रेडार्स, जो कि इन वेपन्स को ट्रैक करके इनके अगेंस्ट मिसाइल मार सकते थे, उन सबको जाते समय जैम कर दिया। अच्छा। और उसको जैम करने की वजह से वो ये पता ही नहीं कर पाए कि हमारे मिसाइल्स किस डायरेक्शन से कहाँ से आ रहे हैं और कब आ रहे हैं अच्छा। इसके बनिस्बत हमारे जो मिसाइल्स थे
उन्होंने अपने आप को डिफेंड भी किया, एनिमी रेडार्स को जैम भी किया और प्रॉपरली जाके जिस टारगेट पे उनको मारना था वहीं पे गिरे और वहाँ पे उन टारगेट्स को उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब एक तरीके से भारत की सैन्य श्रेष्ठता का ही उदाहरण है ना। ये सैन्य आज सारी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इसमें सैन्य श्रेष्ठता, तकनीकी हमारे पास जो तकनीकी श्रेष्ठता टेक्नोलॉजी भी है, बहुत है, हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत और आगे हैं। उससे भी बड़ी बात हमारी ट्रेनिंग, जो आज इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरफोर्सेस और आर्म फोर्सेस में से एक है, जिसमें कि लोगों को बहुत सालों तक ट्रेन किया जाता है। लोग इस इक्विपमेंट के साथ बहुत रिसर्च होती है और हम बहुत एयरफोर्सेस के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय और वायु सेनाओं के साथ भी कोलैबोरेशन होता है। बहुत कोलैबोरेशन होता है। तो ये पहला भाग था। अब हम दूसरे, जैसे ही हमने इन 9 टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया तो पाकिस्तान की तरफ से इसके बदले में हमला किया गया और उस हमले में 100 से ज़्यादा ड्रोन्स, यूएवीज और मिसाइल्स इंडिया के डिफरेंट इलाकों पर, आप कश्मीर से शुरू करें तो श्रीनगर, आदमपुर, पठानकोट, हलवारा, आदमपुर, सब बेसिस के ऊपर मिसाइल्स दागे गए। कच्छ तक, तो गुजरात से लेकर कश्मीर तक उन्होंने खूब जबरदस्त हमला किया, ड्रोन्स और यूएवीज के साथ और मिसाइल्स के साथ। बिल्कुल कुछ पब्लिक मीडिया में ये भी बातें हैं कि मिसाइल एक दिल्ली की तरफ भी दागी गई है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली दिल्ली की तरफ भी मिसाइल दागे गए, जो कि पंजाब बॉर्डर से आगे नहीं आ पाए, और यहाँ पे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमने वेपन यूज़ किए उसमें आकाश, जो हमारा भारत में ही बना हुआ अपना सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसने सबसे बड़ा काम किया है। इसमें 2 टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ, एक तो आकाश का और दूसरा आकाश तीर का, और तीसरा S-400 जो हमने रशिया से लिया है। इन तीनों वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल हुआ और इसको थोड़ा सा हम इनके बारे में थोड़ा बताइए। आकाश तीर के बारे में बहुत चर्चा चल रही है क्योंकि वो भारत में बना है, वो आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पूजा। तो आकाश जो है ये भारत में बना सरफेस टू एयर मिसाइल है, बहुत एक्यूरेट मिसाइल है। इसको ग्राउंड से ही दागा जाता है। इसका जो रेडार सिस्टम है वो एक वक्त में दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। अच्छा। और बहुत दूरी पे ट्रैक कर सकता है। समझ लीजिए आप 150-200 किलोमीटर की दूरी पे। मतलब अगर वहां 150-200 किलोमीटर से कोई भी दुश्मन देश अगर मिसाइल छोड़े भी तो वो उसकी रेंज में आ सकता है और हमें पहले ही पता चल सकता है। बिल्कुल। तो मिसाइल 200 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको वक्त लगता है। लगभग कितना वक्त लगता होगा? तो मिसाइल इस वक्त 2 माक की स्पीड से 1400-1500 किलोमीटर की स्पीड से भी उड़ते हैं। तो आप 2 माक का मतलब है ध्वनि की गति से दुगना। बिल्कुल। जितनी देर में आपको ध्वनि सुनाई देती है उसकी दुगनी स्पीड पर ये मिसाइल उड़ सकती है। जी, जो कि करीबन आप समझ लें 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, बट फिर भी 200 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको 6 से 8 मिनट लगेंगे और वो समय काफ़ी होता है हमें उसको काउंटर करने के लिए। उसमें उसको ठीक तरह से ट्रैक करके उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, वो किस डायरेक्शन से आ रहा है, और उसके ऊपर एक आकाश मिसाइल दाग के उस आकाश मिसाइल को ट्रैक करते हुए उसको उस टारगेट पे डायरेक्ट करना, ये काफ़ी समय होता है। क्योंकि ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से ही हो रहा है, वो होता है, इसमें कोई किसी भी मनुष्य की किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है। तो इस तरह जितने भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स हम पे दागे गए, सबको हमने आकाश और S-400 सिस्टम से न्यूट्रलाइज किया। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक भी उनका मिसाइल या यूएवी या ड्रोन किसी भी हमारे नॉन डेजिग्नेटेड टारगेट्स पे नहीं आ पाया। आपने देखा होगा
कि हमारे मीडिया में पिछले 20-25 दिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, एक भी आपको ऐसी कोई फोटो या वीडियो नजर नहीं आई होगी जहां पे कि कोई भी हमारा एयर बेस या कोई हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किसी को कोई हानि या क्षति क्षतिग्रस्त हो, हाँ। पहुंची हो। तो सेकंड फेज में हमने आकाश मिसाइल और आकाश तीर सिस्टम समझना भी जरूरी है। आकाश तीर जो है ये आकाश सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब होता यह है कि हमारी जो बॉर्डर है वो हजारों मील लंबी बॉर्डर है और इस बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए बहुत यूनिट्स हैं, आर्मी एयरफोर्स की यूनिट्स जो एयर डिफेंस का काम करती हैं। कोई सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, कोई ड्रोन्स हैं, कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट हैं, एयर बेसेस हैं। और इन सब की जिम्मेवारी है कि अपने अपने क्षेत्रफल में जो एनिमी से कोई भी टारगेट उनकी तरफ आ रहा है उसको एलिमिनेट करना। अब इन सभी एरियाज में डिफरेंट टारगेट्स आ रहे हैं, डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनको ठीक तरह से कमांड करना और ये भी सुनिश्चित करना कि हमारा कोई एसेट गलती से हमारे ही मिसाइल की अगर हमारा कोई प्लेन चल रहा हो या यात्रियों का विमान जा रहा हो तो कैसे पता चलता है उसको? बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में इतने यूएवीज और ड्रोन्स वगैरह फायर हुए, मिसाइल्स फायर हुए, पर किसी भी गलत निशाने पर नहीं। गलत निशाने पे नहीं लगे और किसी पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बिल्कुल कोई क्षति या हानि नहीं हुई। पाकिस्तान ने जब मिसाइल हम पे फायर किए तो उनके पैसेंजर एरोप्लेन्स और एयरलाइंस रेगुलरली काम कर रही थी, पर ये हमारे रेडार्स की और हमारे आकाश Systems. तीर सिस्टम की खूबी है कि दे कुड डिफरेंशिएट कि कौन सा ब्लिप या कौन सा रेडार स्कोप में जो उनको टारगेट दिख रहा है वो एक एनिमी मिसाइल है या वो एक पैसेंजर जहाज है। इसके लिए क्या तकनीक इस्तेमाल हुई? और ये भी सुना है हमने कि पाकिस्तान में तो ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट साथ साथ चल रहे थे। जी वो हमें गुमराह करने के लिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट के साथ साथ अपने फाइटर प्लेन्स उड़ा रहे थे। जी तो ये क्यों हो रहा था और ये कैसे पकड़ा गया? जी। तो इसको देखिए, एक मिसाइल जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक मिसाइल बहुत स्पीड से आता है, 2 माक की स्पीड से, दुगनी स्पीड से ध्वनि के। वेरस पैसेंजर जहाज बहुत धीरे चलता है, 500 600 700 किलोमीटर की स्पीड से, जो कि बिलो माक होती है। एक तो ये है। दूसरा, पैसेंजर जेट जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो उस बड़े पैसेंजर जेट का जो, जैसे हम ब्लिप बोलते हैं, एक रेडार स्कोप पे यदि आप देखें तो बहुत बड़ा ब्लिप होता है। अच्छा मिसाइल का ब्लिप बहुत छोटा होगा और वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, तो रेडार पे ऐसे उसको समझा जाता है, कुछ शेप तो से, साइज से, स्पीड बिल्कुल, से। तो जो आकाश तीर सिस्टम है, और तीसरी जो पैसेंजर जहाज हैं वो एक प्री डिटरमिन्ड हाइट पे ही उड़ते हैं। वो किसी भी हाइट पे नहीं उड़ते। जैसे 35-36 हजार की जो हाइट है वो डेसिग्नेटेड हाइट है, जिसे हम पीडीएफ बोलते हैं, प्री डिटरमिन्ड रूट्स, पीडीआर बोलते हैं। तो उसी हाइट पे वो उड़ते हैं। वेरस मिसाइल जो हैं वो क्रूज करते हैं बहुत लो हाइट पे। अच्छा, क्रूज का क्या मतलब है? क्रूज मिसाइल क्यों बोलते हैं? और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? तो आप जब भी आप आजकल विमान से यात्रा करती हैं तो आपको पायलट की एक घोषणा हमेशा सुनाई देती है। वो बोलता है कि हम फला फला हाइट पे क्रूज कर रहे हैं इस वक्त। तो क्रूज इज, जिसे बोलते हैं स्टडी स्टेट स्पीड। उसी, अब जैसे 700 किलोमीटर या 2 माह की स्पीड पे यदि चल रहा है तो उसी स्पीड पे कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा वो। और उसी हाइट पे वो ना तो हाइट बदलेगा और ना ही वो स्पीड बदलेगा। इसलिए उसको क्रूज मिसाइल बोला जाता है। क्रूज मिसाइल एक बार फायर हो जाए और अपनी क्रूज स्पीड अटेन कर ले तो वो बिल्कुल उसी स्पीड और उसी हाइट पे चलता रहेगा जब तक वो जाके टारगेट तो पे ना जैसे लगे। कहा जाता है ब्रह्मोस 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल सकता है, तो मतलब वो इस तरह उड़ के जब एक बार एक स्पीड गेन कर लेता है तो वो 3,500 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा पे ही चलेगा। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल।
इसलिए उसको क्रूज मिसाइल। तो वो 3,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज करता है अच्छा। और लो हाइट पे क्रूज करता है ताकि एनिमी का रेडार उसको पकड़ ना पाए। अच्छा। तो इसलिए उनको क्रूज मिसाइल बोला जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है? और बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होते हैं जिनको मैं उनकी ट्रेजेक्टरी में भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा। जो मैं फायर करूंगा और उनको मैं ड्यूरिंग देयर फ्लाइट ऑल्सो कंट्रोल करूंगा और उनको टारगेट की तरफ लेके जाऊंगा। तो कंट्रोल बीच रास्ते वो कंट्रोल हो सकते हैं और उनका बिल्कुल टारगेट चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब हम ब्रह्मोस पे चलते हैं। फिर इसके बाद इतनी सारा जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आए, यूएवी आए, जो सब विफल कर दिए गए जी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेनाओं ने। इसके बाद इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल चलाई। बिल्कुल। तो अब ब्रह्मोस के बारे में हमें बताइए। तो ब्रह्मोस इज नियरली एन इंडिजिनस क्रूज मिसाइल जो कि रशिया के कोलैबोरेशन में बना है और हिंदुस्तान में बना है। हिंदुस्तान का क्रूज मिसाइल है। एक बार हमने जब पाकिस्तान के सारे जो हम पे हमले थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके बाद हमारी भारतीय वायुसेना ने उनके सारे एयरफील्ड्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स जो थे उनके ऊपर हमारे ये क्रूज मिसाइल्स ब्रह्मोस दागे। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया पाकिस्तान। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हैंगर्स के बिल्कुल सेंटर में जाके वो क्रूज मिसाइल्स हिट हुए और पब्लिक स्पेस में ये बोला गया है कि उनका एक अवाक्स जहाज जो कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है वो जिस हैंगर में खड़ा था उस हैंगर पे जाके ब्रह्मोस लगा और वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसी तरह हमने देखा कि उनके रनवेज के बिल्कुल सेंटर में जाके ब्रह्मोस मिसाइल गिरे और वो रनवे तबाह हो गया, जिसकी वजह से वहां जितने जहाज खड़े थे चाहे वो अच्छे भी हों वो टेक नहीं ऑफ सके, उड़ हाँ। नहीं सके। तो इस तरह हमने उनके सारे एयर बेसेस को बहुत क्षति पहुंचाई। एक चकलाला एयर बेस पे आपने देखा कि उनके एयर डिफेंस रेडार पे जाके ब्रह्मोस गिरा और उस एयर डिफेंस सिस्टम को उसने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। तो इस तरह हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स जो कि इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड हैं उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत क्षति पहुंचाई और आज पाकिस्तान एयरफोर्स उस क्षति के नीचे अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है, अब उभारने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब इस सैन्य श्रेष्ठता के पीछे टेक्नोलॉजी भी है, एक रणनीति भी है जिसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं, और ट्रेनिंग भी है। तो हर तरीके से भारत ने अपनी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी दर्शाई ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत सारे नए पहलुओं को, नए वॉरफेयर के पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा किसी भी युद्ध में। मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स, टारगेटिंग यूजिंग ड्रोन्स, इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। ये थोड़ा समझाइए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से आपका क्या मतलब है? देखिए पूजा, आज यदि हम एक फाइटर एयरक्राफ्ट लें, कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट, आज आप दुनिया का जो श्रेष्ठ फाइटर एयरक्राफ्ट, ये बहुत महंगे होते हैं। इसमें पायलट की ट्रेनिंग में बहुत वक्त लगता है, पायलट को ट्रेन करने में बहुत वक्त लगता है। और जब ये उड़ के एनिमी के क्षेत्र में जाते हैं तो इतने महंगे जहाज का और उसमें बैठे हुए पायलट की ज़िंदगी का भी बहुत बड़ा धोखा होता है, क्योंकि दुश्मन उस पर मिसाइल मार सकता है। मिसाइल लगने से वो जहाज जो कि $1 बिलियन के होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब इस तरह का जहाज जिसको कि नीचे से ही पायलट किया जा सके, जिसमें पायलट मतलब को जिसमें पायलट नहीं होता, जी सिर्फ जहाज उड़ता है और उसमें बॉम्ब भी लगे होते हैं। तो उस जहाज में वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल होता है जो कि एक मैन्ड एयरक्राफ्ट जहाज में होता है। सब होता है। सब होता है। वो एक टारगेट पे जा सकता है, टारगेट पे उसको क्या दिख रहा है उसका वीडियो वो
वापस अपने बेस पे भेज सकता है, उसको ग्राउंड पे बैठ के जो ऑपरेशन कमांडर्स हैं वो देख सकते हैं कि वो यूएवी इस वक्त किस तरह का बैटल सिनेरियो देख रहा है। अगर उस पे कोई फायर करे तो क्या वापस काउंटर फायर भी कर सकता है वो काउंटर फायर कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जिसकी हमने बात की वो कर सकता है, इन सब चीज को वो कर सकता है। अच्छा, तो आज हमारी टेक्नोलॉजी इस सतह पे पहुंच गई है कि इस तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स काफ़ी बॉम्ब्स ले जा सकते हैं और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक तो पैसे की बचत होती है, दूसरा जो हमारे पायलट्स हैं जिनकी की ट्रेनिंग पे बहुत पैसा खर्च होता है और जिनकी जान बहुत कीमती है हमारे लिए, उनकी जान को भी बचाया जा सकता है और उनको एक और दूसरे चीज़ों में लगाया जा डाइवर्ट सकता किया जा सकता है। और भी आपने बताया फ्यूचर में किस टाइप की वॉरफेयर आएगी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है आगे? जी, आने वाले दिनों में जैसे आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आज आप देखिए कि भारतीय वायुसेना, सभी वायुसेनाओं में एक ऑर्डर ऑफ बैटल या बैटल सिनेरियो या बैटल अवेयरनेस, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब बैटल चल रहा होता है, 4 दिन का जब ऑपरेशन सिंदूर चला, तो पूरी हमारी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर किस वक्त क्या हो रहा है, कौन सी मिसाइल्स आ रही हैं, कौन से जहाज आ रहे हैं, कौन से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, उनको हमें कहाँ पकड़ना है, कहाँ पे उसके ऊपर कौन से मिसाइल फायर करने हैं, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बैटल सिनेरियो होता है। उसको समझना, उसके ऊपर अपने एक्शंस लेना, टाइमली एक्शन लेना और ये सुनिश्चित करना कि उसमें से कोई भी वेपन हमारे किसी भी टारगेट सिविलियन पे एरिया पे ना लगे। गिरे और उससे हमें कोई भी क्षति ना हो, नुकसान ना हो। ये सब करने के लिए हमें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर होती हैं और जब ये इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर होके स्कोप पे आती हैं तो वो इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल। और उसको समझने के लिए आज हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है और इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और ये भी मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में भारत आज दुनिया के सबसे अग्रिम देशों में से एक देश है। आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भारतवर्ष में काम हो रहा है वो लगभग अमेरिका, रशिया, इन जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके देशों के बनिस्बत उतना ही काम हमारे देश में भी हो रहा है जितना कि इन एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में हो रहा है। अच्छा, थोड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताइए। मैंने सुना ये स्पेस से जाके वार करती है, ये थोड़ा समझाइए। जी, होता ये है कि पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है उसमें आप 2-3 मैक से ज़्यादा स्पीड पे नहीं जा सकते, क्योंकि घर्षण इतना होता है कि फिर वो बॉडी टेम्परेचर्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो मिसाइल का बॉडी टेम्परेचर्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो यदि आपको इस स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से जाना है तो आपको पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसको छोड़ना पड़ेगा और स्पेस में जाना पड़ेगा। मतलब वो मिसाइल पृथ्वी से उड़ के पहले अंतरिक्ष में जाती है जी। और फिर वहां से घूमकर अपने टारगेट पे आती है। जी बिल्कुल। जब एक बार वो अंतरिक्ष में पहुंच जाती है तो फिर वो मिसाइल 8, 10, 12, 15 गुना साउंड की स्पीड से जा सकती है। अब आप 15 गुना तो 15,000, 20,000, 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मिसाइल उड़ सकती है। तो यदि हमें पृथ्वी पे किसी बहुत दूर के टारगेट को टारगेट करना है ताकि एनिमी उस मिसाइल को पकड़ ना सके, तो हमें फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मिसाइल पहले पृथ्वी से उड़ के इमीडिएटली पहले स्पेस की तरफ जाता है, स्पेस में वो पूरा अंतर तय करता है और जब एक बार वो टारगेट के
ऊपर आ जाए अंतरिक्ष में तो फिर वो री एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, और री एंटर करके वो फिर सेम जीपीएस सिस्टम जो जिसके बारे में हमने पहले बात की, उस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए वो उस टारगेट के ऊपर जूम इन करता है, उस टारगेट को जाके विध्वंस करता तो है। ये तो कुछ ही देशों के पास होनी चाहिए ये जी टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी आधा दर्जन देशों से ज़्यादा के पास नहीं है पूरे विश्व और में। पूरे विश्व में, और ये अच्छी बात है कि भारतवर्ष के पास ये टेक्नोलॉजी है। और इन आईसीबीएम्स के ऊपर हम कन्वेंशनल वॉरहेड्स लगा सकते हैं। कन्वेंशनल वॉरहेड्स का मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक जो बॉम्ब्स तैयार हुए हैं वो बॉम्ब्स मतलब लगा सिंपल सकते हैं, वाले बॉम्ब से लेके बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले बॉम्ब्स भी लगाए और जा हम उस सकते पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लगा सकते हैं। हैं। अच्छा, तो हम इससे हमारे टारगेट पे न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं और कन्वेंशनल अटैक भी कर सकते हैं। तो आगे जाके आपको लगता है अब रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये अनमैन्ड व्हीकल्स का, ड्रोन्स का और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स का ज़्यादा यूज़ होगा? आने वाले दिनों में जो युद्ध होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में ज़्यादा होंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को ठीक तरह से मैनेज करेगा वही वॉर जीत पाएगा। जो देश इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाएगा वो ना तो दुश्मन के मिसाइल्स को रोक पाएगा, ना ही उसके रेडार्स को जैम कर पाएगा, ना ही उसके जैमिंग सिग्नल्स का कोई काउंटर मेजर ढूंढ पाएगा। और इस सब की वजह से एनिमी के जो मिसाइल्स और जहाज हैं वो आपके टारगेट्स तक पहुंच पाएंगे। जो देश इसको ठीक तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को मैनेज कर पाएगा वो फिर दुश्मन के ऊपर बहुत उसको क्षति पहुंचा पाएगा। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतवर्ष की सबसे अग्रिम डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पिछले 50 सालों में इस क्षेत्र में बहुत एडवांसमेंट की है, और आज भारत दुनिया के सबसे अग्रिम देशों में उसका एक नाम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एरिया में रिसर्च करने में। बहुत गर्व होता है ये सब बातें सुन के, जी। और बहुत अच्छा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत आकाश तीर जैसे सिस्टम इंडिया ने बनाए, और अब हम सब ने देख भी लिया है कि इन सब को उपयोग में लाकर कैसे भारत की सेनाओं ने हम सबको सुरक्षित रखा इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जाने से पहले आप हमें आखिरी के 3 क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या ज़रूरी है आगे जी चलकर? जी। तो इसमें पूजा, जैसे कि आपने बोला कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अफवाहें फैलाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे आदमपुर बेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, पर हमने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अगले ही दिन आदमपुर पहुंचे। वहां पे हमारे सारे जहाज सुरक्षित थे, S-400 मिसाइल सिस्टम सुरक्षित थे। हमारे सारे अफसरों ने, एयरमैन ने उनका बहुत स्वागत किया, और वो उसी रनवे पे उतरे एक एयरफोर्स के जहाज से जिस रनवे को पाकिस्तान ने कहा था कि हमने पूरी तरह से उद्ध्वंस कर दिया। तो हमें कोई भी क्षति नहीं हुई, वो सिर्फ इस वजह से कि हमने पाकिस्तान के सभी मेजर्स का बहुत इफ़ेक्टिव काउंटर मेजर किया। तो आने वाले दिनों में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले जो वॉर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ज़्यादा उसका महत्व होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मास्टर कर लेगा वो ही वो वॉर जीतेगा। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो जिसके पास ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी वो उतना ही सक्षम होगा एनिमी को डिफीट करने में। दूसरा, इक्विपमेंट अच्छा होना तो एक ज़रूरी है, पर उसके पीछे की ट्रेनिंग, लोग कितने ट्रेंड हैं उसमें। तो लोगों की ट्रेनिंग, जो भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स और मैन हैं, उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है और वो कितने इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ कर पाते हैं, इसके ऊपर भी अगले युद्ध का आउटकम डिपेंड करेगा। तो ये कुछ चीज़ें
ऑपरेशन सिंदूर से हम बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। क्या हमें और टेक्नोलॉजी या और डिफेंस बजट में पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, या हम काफ़ी कुछ अब भारत में बना सकते हैं? पूजा, भारतवर्ष में तो सब कुछ आज हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं उस पर काम डिफरेंट लैब्स में हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई भी पूर्ण विराम कभी भी नहीं होता। तो मतलब ये है कि हमें बार बार इसमें इनोवेशन करते रहना है और अपने आप को आगे रखना है सबसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस क्षेत्र में हर 3 महीने में नई टेक्नोलॉजी आती है। नए, जैसे मैंने कहा, काउंटर मेजर्स, नए रेडार्स, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही होती हैं, और हम किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री से इस क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते। और ये हमारे जो देश के सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, ये उनको बहुत अच्छी तरह पता है। तो इस वजह से भारत ने हमारे इस क्षेत्र में बहुत पैसा पहले भी लगाया है, आज भी लगा रहे हैं, और भविष्य में भी लगाया जाएगा। और हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाते रहेंगे, और हमारी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी जो है वो बरकरार रहेगी। मैंने तो सुना है कि मिसाइल मैन तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ कलाम आज़ाद थे। उन्होंने सोचा इसके बारे में कि ब्रह्मोस बननी चाहिए जी। भारत में। इतने साल पहले उन्होंने, इतनी दूरदर्शिता थी उनमें कि उन्होंने सोच लिया कि भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उनको भी बहुत बहुत सलाम और धन्यवाद। बिल्कुल। थैंक यू प्रदीप जी, आपकी बातें सुनकर हम सबको बहुत अब समझ आ गया होगा। जो जो प्रश्न हमारे उस दिमाग में उस समय उठ रहे होंगे कि ये ड्रोन क्या है, इसको कैसे गिराया, ये ब्रह्मोस कैसे बनी, उन सब के बारे में आपने हमें बहुत स्पष्टता से बताया। और ये पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले अपनी तरफ से हम भारत की सभी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने हम सब देशवासियों को इस तरह सुरक्षित रखा। जय हिंद। धन्यवाद पूजा, मेरे को इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और मैं आपको आपके फ्यूचर पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। हमारा नया चैनल है ये पॉडकास्ट का, उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे की पॉडकास्ट के बारे में आपको सूचित किया जा सके। थैंक यू।